नमस्कार, हरिओम, सुप्रभात। नई दुनिया सेहत की शाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10वां दिवस है। प्रतिदिन हम किसी एक शरीर के भीतर होने वाले विकार और उसके लिए योग प्रबंधन पर हम बात करते हैं, कुछ योग बताते हैं। पिछले 9 दिनों में हमने बहुत सारे रोगों का योग प्रबंधन सीखा, जाना, साझा किया। आज हम बात करेंगे योग का प्रबंधन हमारे ये जो फेफड़े हैं इनके लिए। कैसे हम अपने लंग्स को स्ट्रेंथन करें और इस लंग्स के होने वाले जितने भी रोग हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उनसे हम कैसे बचे रह सकें। जी हाँ साथियों, अभी हमने विगत 2 वर्षों में जो कुछ एक बड़ी महामारी को अनुभव किया, उसमें हमने यह पाया कि एक इन्फेक्शन बहुत सूक्ष्म सा हमारे भीतर जाता है और वो एक विकराल परिस्थिति को जन्म देता है। वह इतना सूक्ष्म होता है कि हमारी आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन भीतर जाके जो वो करता है, जो उसने किया, उसने बहुत बहुत नुकसान पूरी दुनिया को पहुंचाया। इसमें उन्हीं को नुकसान पहुंचा जिनके ये लंग्स कमज़ोर थे, जिनकी ये फेफड़े उसको सहन नहीं कर पाए, उससे होने वाले प्रभाव को झेल नहीं पाए। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम योग कवच पहनाएं अपने लंग्स को। जब मैं लंग्स की बात करूंगा तो ये पूरा मैकेनिज़्म श्वास का है। इससे हम श्वास लेते हैं, श्वास भरते हैं और इसके मैकेनिज़्म की जो शुरुआत होती है वह होती है हमारी नासिका से, और फिर भीतर श्वास नली और उसके भीतर ये हमारे फेफड़े। 3 हिस्से हैं। पहला है ये नासिका द्वार और उसके भीतर के वॉल्व, उसके बाद में है यह नली जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा ये लंग्स। तीनों में कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। कुछ डिसऑर्डर्स हमारे यहाँ के होते हैं, नाक के होते हैं, तब हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स हमारे केवल श्वास नली की होती है, उससे भी हमारे ये लंग्स प्रभावित होते हैं, श्वास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। और कुछ बीमारी हमारी ऐसी होती है जो सीधे सीधे इन फेफड़ों को अफेक्ट करती है। तो हम इन तीनों के लिए क्या योग प्रबंधन हो सकता है, योग से हम क्या मदद ले सकते हैं, वह आज हम सीखेंगे। साथियों, जो ये नाक है, इसके भीतर यहाँ पर ऊपर जाकर के एक वॉल्व होता है। बहुत ही सॉफ्ट सा एक मैकेनिज़्म है। ये वॉल्व खुलता है, हम श्वास लेते हैं, वॉल्व बंद हो जाता है। फिर जब श्वास छोड़ना होता है, फिर वॉल्व खुलता है और हम श्वास बाहर छोड़ देते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, ऑपरेशन कराया जाना चाहिए या कुछ और प्रबंधन। हमें थोड़ा सा योग की कुछ तकनीक लेना है जिससे कि ये जो वॉल्व हैं वो बहुत अच्छे शक्ति संपन्न हो जाएं, उनके अंदर ऊर्जा खूब आ जाए, उनके अंदर खूब स्ट्रेंथ आ जाए और यह अपना काम बराबर करते रहें। श्वास लेने की प्रक्रिया सबकॉन्शियसली होता है, अवचेतन मन के द्वारा होता है। हम श्वास नहीं लेते हैं। हमें अगर यह काम दे दिया जाए तो पता नहीं क्या हो, हम कहीं और खो जाएंगे, किसी और विचार में चले जाएंगे और श्वास की गति रुक जाएगी। इसलिए यह काम हमें ईश्वर ने नहीं दिया, यह काम परमात्मा खुद अपने हाथ में रखे हुए हैं और वे सबकॉन्शियस माइंड से इस श्वास को चलाते रहते हैं। हम उसमें अवरोध जरूर पैदा करते हैं।
मानसिक कारणों से या परिस्थिति जन्य कारणों से हम जब भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ होता है मन में, तो श्वास अवरोधित हो जाता है, यहाँ पर कंजेशन भी आ जाता है। इसमें ये जो नाक है, ये कोई केवल श्वास भरने के लिए नहीं है, बहुत कुछ इसमें इसके गुण हैं, बहुत सारे इसके और भी कार्य हैं। जैसे कि फिल्ट्रेशन, जब हम श्वास लेते हैं तो फिल्ट्रेशन यहीं हो जाता है। श्वास भरा, ये जो नाक के भीतर के बाल हैं ये थोड़े गीले होते हैं, और जो गीले होते हैं वो केमिकल के द्वारा होते हैं, और ये जो केमिकल है वो शरीर खुद बनाता है, जो विष के समान होते हैं। कोई भी बीमारी यहाँ जाए तो केमिकल खुद ही उसको यहीं समाप्त कर देती है। और इसके अलावा कोई धूल हो, मिट्टी हो या पोल्यूशन हो, वह सब भी यहीं पर हमें बहुत अधिक मात्रा में यहीं पर रुक जाता है। इसके बाद हम श्वास कितनी लेते हैं यह निर्भर करता है आपके वॉल्व खुलने पर। तो आज कुछ ऐसे विशेष प्राणायाम बताएंगे जिससे कि ये वॉल्व बेहतर से बेहतर तरीके से खुले और बेहतर से बेहतर तरीके से बंद हो। जब हम नहाने के लिए जाते हैं स्विमिंग पूल में या नदी में, तो देखते हैं कि हम पानी के भीतर जाते हैं, इसके बावजूद नाक में पानी जाता नहीं है, वो वॉल्व बंद हो जाता है। लेकिन थोड़ी और गहराई में जाएंगे तो फिर वो पानी का जो प्रेशर है वो उस वॉल्व को खोल देता है और हमारे नाक में पानी चला जाता है। हमारे वॉल्व इतने मजबूत करना है कि वो प्रेशर को सहन कर सके। इसके बाद में आते हैं हम इस नली में, श्वास नली में। इसके लिए भी योग में प्राणायाम है, वह भी मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या हमारी ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम अपनी श्वास की नली को और बेहतर कर सकें। इसके बाद में आते हैं लंग्स। एक व्यक्ति की जो कैपेसिटी होती है इस लंग्स की, वो 2500 से 3000 मिलीलीटर श्वास लेने की कैपेसिटी होती है। और यह कैपेसिटी रहती है जब हम बिल्कुल युवा होते हैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल। उसके बाद में समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार यह कम होती जाती है, या कई बार हमारे व्यसन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से भी इस पर प्रभाव पड़ता है। सारे जो एल्वेलीज होते हैं वो फूलते हैं और उसके भीतर श्वास भर लेते हैं, और वहाँ से फिर ब्लड सेल आपके ऑक्सीजन को लेकर के जाता है हार्ट की तरफ, और हार्ट में से फिर वो आगे जाता है पंप होकर के पूरे शरीर में, एक एक सेल तक इस ऊर्जा को पहुंचाता है ऑक्सीजन रूपी। फिर वापस से वह सेल लेकर के आता है कार्बन डाइऑक्साइड या इम्प्योरिटीज़, वापस हार्ट से होकर के हमारे लंग्स में आता है और वापस श्वास के माध्यम से बाहर निकलता है। यह इतना अच्छा होना चाहिए, सारे आपकी एल्वेलीज जो एक गोले होते हैं छोटे छोटे, बहुत बारीक बारीक, वो इतने खुले हुए होना चाहिए कि हम खूब सारी श्वास उसमें भर सकें। और यह अगर हो गया, फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ें या पहाड़ चढ़ें या दौड़ लगाएं, आपको हाफ नहीं आएगी, आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप बस चलते जाएंगे। तो चलिए प्रभु, सभी लोग आप आज हम करते हैं योग। विशेष रूप से इसमें हम श्वास पर और अपने फेफड़ों पर ध्यान देंगे। शुरुआत करते हैं। अब हम लोग खड़े हो जाएं, और आपसे निवेदन है कि आप सभी केवल इसे देखें नहीं, हाँ, आप इसका मेरे साथ अभ्यास भी करें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। केवल सुन लेने से, देख लेने से बहुत बातें समझ में नहीं आती हैं। जब आप अभ्यास करते हैं, साथ में करते हैं, तब बात कुछ और हो जाती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ईश्वर स्मरण से। योग साधना में ईश्वर का महत्व है, ईश्वर का होना बताया गया है, ईश्वर है। तो हम यदि खुद अनुभव नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो ऐसे ऋषि मुनि देवता समान लोग हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को अनुभव किया है, उन पर विश्वास कर लें। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर केवल हमारे चित्र में या मूर्ति में ही न रहें, वहीं तक सीमित न रहें, उन्हें हम ओमनी प्रेजेंट के रूप में हर जगह अनुभव कर सकें, हमारे भीतर और हमारे बाहर।
तो उसी ईश्वर की मैं बात कर रहा हूँ जो निराकार है, ब्रह्म है, सर्वव्यापी हैं और मूर्तियों में भी हैं, चित्रों में भी हैं, पशु पक्षी पेड़ नदी झरने तालाब सब में है, इस वायु में है, प्रत्येक चर अचर जीवों में है। तो हम उन्हीं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं स्थित प्रार्थनासन में। इसमें पैरों के बीच में दूरी नहीं हो, पैर बिल्कुल मिले हुए हों और इस स्थिति में हम खड़े होकर के ईश्वर को स्मरण करें, उन्हें नमन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके प्रति समर्पण का भाव लाएं। आप अपने शब्दों में प्रार्थना करें, उनके साथ एकाकार हों। आप हैं, आप में और ईश्वर में कोई दूरी नहीं है। वे तो आपके भीतर हैं और आप उनसे जुड़े हुए हैं। बस एक अहंकार हमारे भीतर होता है जो हमें उनसे अलग करता है। ये जो मैंपन है, मैं हूँ, मेरा यह नाम है और यह मेरी पहचान है, ऐसा बोल करके, ऐसा सोच करके हम स्वयं को उनसे अलग करते हैं। दृढ़ता के साथ यह सुनिश्चित करें, संकल्पित हों कि हम प्रतिपल यह स्मरण रखें कि हम उनके हैं, वे हमारे हैं। इसकी भी प्रार्थना उन्हीं से करें कि हे प्रभु, मुझे यह याद दिलाते रहना कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। केवल आप ही हैं जो हर समय मेरे हैं, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। मैं आपकी प्रार्थना करूं, स्तुति करूं या श्लोक का पाठ करूं या जपूं, तब भी आप मेरे हैं, और यह सब नहीं भी करूं तब भी आप मेरे हैं। ऐसा मैं अनुभव करता हूं या करती हूं। धीरे धीरे आंख खोल लें और अब हम शुरू करेंगे योग की साधना। यह जो स्थित प्रार्थनासन है, यह आप खूब करें, हर दिन करें। एक बार तो आप बिल्कुल अंतर मन से, अपनी आत्मा से उस परमात्मा को जोड़ें। एक बार बिल्कुल गहराई से अपने आप को शून्य करके हम उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। शून्य करे बिना उससे जुड़ना संभव नहीं है। समर्पण होना ही पड़ेगा, तभी होगा। तो श्वास अच्छी हो और ये जो लंग्स हैं ये बहुत अच्छे हों। इसके लिए मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ एक प्राणायाम से, जो योगेंद्र जी ने इसकी रचना की है। मैंने कल भी कहा था कि योगेंद्र जी ने 9 प्रकार के प्राणायाम की रचना की है और वे ऐसे महान ऋषि थे इस देश में, इस भारत भूमि में, जो आए और आकर के इस योग शास्त्र को आश्रम से और उस परंपरा में से निकाला जहाँ पर सिर्फ ब्रह्मचारी ही योग कर सकते थे, सिर्फ सन्यासी ही योग कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में से बाहर निकाल करके उन्हें जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराया। जी हाँ साथियों, 1918 में 1918 में विश्व में पहले योग स्कूल की स्थापना हुई, जो श्री योगेंद्र जी ने किया था मुंबई में, दी योगा इंस्टीट्यूट। और उन्होंने योग को सरल बनाया, सहज बनाया, और जो कुछ योग में नहीं था आज के मनुष्य के लिए, उसकी रचना भी की। जैसे कि यह प्राणायाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे हम योगेंद्र प्राणायाम नंबर 2 कहते हैं, योगेंद्र प्राणायाम नंबर 2। इसमें हम ऐसे हाथ रखते हैं
ये अंगूठे को पीछे और उंगलियों को आगे, और यहाँ देखते हैं कैसे हम पूरे लंग्स को सिकोड़ते हैं, संकुचित करते हैं पूरा। और देखिए मेरी उंगलियां कैसे भीतर जा रही है। अब श्वास लेना है और इन्हें फैलाना है, एक्सपेंड करना है। देखिए मैंने और संकुचित कर लिया, श्वास लिया और खींचा इसे बाहर, फिर श्वास छोड़ा और इसे खूब संकुचित किया। ये जो एल्वलीज होते हैं ये अंगूर के समान होते हैं, बारीक बारीक अंगूर। ये गोले होते हैं हमारे लंग्स के भीतर, छोटे छोटे। अब इन गोले में हमारे ऑक्सीजन जाते हैं, वहाँ से ब्लड सेल उन्हें कलेक्ट करता है और बाहर लेके जाता है हार्ट की तरफ, और हार्ट से कुछ इम्प्योरिटीज़ ला के वापस इसमें डालता है और ये हमारे ऊपर आते हैं। ये एल्वलीज को हमें खूब संकुचित करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, कुछ इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलती नहीं है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो मैकेनिज़्म इसका यही है कि कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हमारे शरीर के भीतर की हो तो वो बाहर निकल जाए, या बाहर से जो इम्प्योरिटीज़ हम लेते हैं, श्वास में नाक में सब कुछ फिल्टर नहीं हो जाता है, भीतर भी कुछ जाता है, भीतर जाकर के इन्हीं एल्वलीज में पड़ा रहता है। जब हम इन्हें संकुचित करते हैं तो उन एल्वलीज की सफाई हो जाती है, उन गोलों की सफाई हो जाती है और वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और जब वो क्लीन हो गए तो फिर आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई। प्लस वे भी हमारे छोटे छोटे मसल्स होते हैं, उनके भी भीतर स्ट्रेंथ आता है। इसलिए आप संकुचन में, कॉन्ट्रैक्शन में भी उतना ही ध्यान लगाइए जितना एक्सपेंशन में। देखिए बहुत ही अच्छा यह प्राणायाम श्री योगेंद्र जी द्वारा दिया हुआ है। श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए संकुचित कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन कीजिए। श्वास छोड़ा, अब श्वास नहीं आ रही है, फिर भी कॉन्ट्रैक्शन कीजिए। और कितना हो सकता है, और कितना हो सकता है। श्वास लेना है और इन्हें बाहर निकालना है, और अधिक और अधिक और अधिक। श्वास छोड़ना है, इन्हें भीतर डालना है, और अधिक और अधिक और अधिक। श्वास लेना है, बाहर निकालना है। 6 सेकंड तक श्वास लीजिए, पूरा भर लीजिए, उसके बाद में और फैलाइए, और कितना फैला सकते हैं, सीने को पीछे खींचिए। श्वास छोड़िए, अंदर लाइए, फिर श्वास लीजिए, फैलाइए इसे अधिक और अधिक, और कितना फैला सकते हैं। श्वास छोड़िए और इसे अंदर लाइए। तो यह है योगेंद्र प्राणायाम नंबर 2, और इसे हमें 10 बार करना है, रोजाना करना है। फिर देखिए आप कितनी श्वास भर जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी श्वास कितनी है तो आपको यह देखना होगा कि मैं एक वाक्य को कितना लंबा बोलता हूँ, बिना वाक्य समाप्त होने के क्या मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मेरी बात चल ही रही है, अभी भी मैं बोलता ही जा रहा हूँ, अभी मैं बोल ही रहा हूँ, बोलते ही जा रहा हूँ, और भी मेरी बात की समाप्त नहीं हुई है। अब मैं वाक्य को समाप्त करूँगा। छोटी सी श्वास ली। अब कभी लंबी वाक्य को बोल रहे हैं और बीच में इसको ब्रेक करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए हमारी लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है। ज़रूरी नहीं कि आप सीढ़ी चढ़े वहाँ पर हाफें, उसके बाद में ही तय करें कि अरे मेरी तो श्वास भर गई है। आप बातचीत करते हुए भी देख सकते हैं कि क्या मैं वाक्य समाप्त करने के पहले ही श्वास लेता हूँ क्या, और इसे लगातार ऑब्जर्व कीजिए। आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन बढ़ना चाहिए। योग में यह सिखाया जाता है। पहली सीढ़ी, जब भी हमारे यहाँ कोई टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए आते हैं, योग के अध्यापक बनने के लिए आते हैं, जो अब शुरू होने वाला है कुछ दिनों में,
उसमें हर व्यक्ति को हम यह सिखाते हैं कि अब से हर एक पल आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है, इस शरीर को पूरा स्कैन करना है। MRI स्कैन होता है ना, ऐसा पूरा स्कैन करना है। पहले शरीर को स्कैन करना है, फिर मन को स्कैन करना है। तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन चलते रहना चाहिए छोटी छोटी बातों से। आप बात कीजिए, कोई भी गाना गा लीजिए और गाने के बीच में अगर आपको रुकना पड़ रहा है, ओमकार का उच्चारण कीजिए। ऐसा अभ्यास कीजिए जिससे आपको लग जाए कि कितनी देर का हो रहा है। और अगर ये इतना है तो फिर सब ठीक है। अगर ये बहुत जल्दी बंद हो रहा है, इसका मतलब हमारी एल्वेओलाइज जो हैं वो संकुचित हो गई हैं। हमें खूब बढ़ाना है और अधिक बढ़ाना है, उसका अभ्यास करते जाना है। यह जो प्राणायाम मैंने बताया, इसके अभ्यास खूब कीजिए। इसके बाद में अगला प्राणायाम जो योगेंद्र जी ने बनाया है, योगेंद्र प्राणायाम नंबर 3। इसमें हम हाथ को यहाँ रखते हैं अपने कंधे के ऊपर और श्वास छोड़ते हुए ऐसे कोहनी को नीचे लाते हैं। फिर श्वास लेते हुए हमारी ये क्लेविकुलर मसल्स जो हैं, ये कंधों के जो मसल्स हैं, इन्हें ऊपर ले जाना है। देखिए, श्वास छोड़ते हुए हम ऐसे नीचे आए। ये क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि श्वास लेने के लिए हमें मसल्स का सहारा लेना पड़ता है। 3 प्रकार के मसल्स होते हैं जो हमारे श्वास लेने के लिए, अच्छी श्वास लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक होते हैं इंटरकोस्टल मसल, जिन्हें हम सीने के मसल बोलते हैं। और अभी हमने जो प्राणायाम किया था, योगेंद्र प्राणायाम नंबर 2, वो उन मसल्स के लिए था। हमें इसको एक्सपेंड किया और कॉन्ट्रैक्ट किया। दूसरा जो मसल होता है जो इस पे बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, वह है क्लेविकुलर मसल। ये हमारे बहुत लचीले होने चाहिए। जब एक्स्ट्रा श्वास लेना पड़े तो हम तीनों मसल्स का उपयोग करते हैं। तीसरा है एब्डोमिनल मसल्स, उसके लिए मैं अगला प्राणायाम बताऊंगा। तो इसलिए योगेंद्र जी ने कहा कि अगर आपको अच्छी श्वास लेना है तो इन तीनों मसल्स के लिए हमें प्राणायाम बनाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और उन्होंने इसको बनाया और आप लोगों के लिए एक उपहार में उन्होंने दिया। आप देखिए कैसे करते हैं, एक बार और देख लीजिए। श्वास छोड़ा और ऐसे कंधे नीचे लाए। अब हम ना इंटरकोस्टल का उपयोग कर रहे हैं, ना एब्डोमिनल का उपयोग कर रहे हैं, और श्वास ले रहे हैं। दस बार हमें इस प्राणायाम को भी करना चाहिए अगर आपको बेहतर इन लंग्स को करना है। तो आप जैसे जैसे इसका अभ्यास करते जाएंगे, आपकी श्वास बढ़ती जाएगी, आप खूब ऊर्जा को अनुभव करेंगे, आप दिन भर में थकेंगे नहीं, और लंबी बात बोलने से पहले आपको श्वास नहीं लेना पड़ेगा, श्वास आपकी भरेगी नहीं। तो आपको करना है ये सब। सिर्फ देखने और सुनने से इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, करने से पड़ता है। तो आपको प्रतिदिन करना है
और कोई समस्या आती है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और अधिक सीखने के लिए। अब हम करने जा रहे हैं योगेंद्र प्राणायाम नंबर 4, जिसमें हम अपने तीसरे मसल जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनके लिए व्यायाम करेंगे। तो आप देखिए, ऐसे सीधे लेट जाते हैं पहले, फिर पैर को मोड़ते हैं और पर रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ये पेट के जो मसल्स हैं इन्हें हम अंदर खींचते हैं। फिर श्वास लेते हुए हम पेट को ऊपर फुलाते हैं और अधिक और अधिक और अधिक। श्वास छोड़ते हुए इन्हें अंदर ले जाते हैं और अधिक और अधिक और अधिक। इसका ख्याल रहे कि इस प्राणायाम को करते समय न तो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स यानी कि सीने के मसल्स और ना ही हमारे क्लेविकुलर मसल्स का उपयोग हो, सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स का ही उपयोग होना चाहिए। खूब अंदर खींचना है, खींचना भी खूब ज़्यादा है। इस पूरी नाभि के पीछे के मसल्स को पीछे अपने मेरुदंड तक चिपका लें अच्छे से। इसका प्रभाव आपके बहुत सारे भीतर की ग्रंथियों पर पड़ता है। ये जो भीतर के ऑर्गन्स हैं, इवन हमारी किडनी भी वहीं पर है, और इन सब को खूब अच्छे से खींचते हैं तो प्रभाव अंदर तक पड़ता है। फिर श्वास लेते हैं, पेट को बाहर निकालते हैं और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक, और श्वास छोड़ते हैं और भीतर जाते हैं। तो जितना लचीला हमारा यह एब्डोमिनल मसल होगा उतनी ज़्यादा हम श्वास भर पाएंगे। अगर हमारी ये मसल्स बहुत टाइट हैं, स्टिफ हैं, तो फिर हमारी यह धोकनी चलेगी नहीं, फिर हम ज़्यादा अच्छे से श्वास नहीं ले पाएंगे। इसलिए पेट को बहुत लचीला, एकदम लचीला होना चाहिए। आप ऐसे उंगली डालें तो अंदर तक चला जाए। यहाँ पर लेयर्स नहीं होने चाहिए। अगर किसी का पेट बाहर निकला हुआ है तो आप पहली प्राथमिकता उसके से दीजिए कि यहाँ पर से लेयर्स कैसे समाप्त हो सकता है। असंभव नहीं है, कठिन भी नहीं है, सिर्फ आपकी प्राथमिकता बदलनी चाहिए। आपकी वैल्यूज़ किसको लेकर के है यह बदलना चाहिए। केवल भोजन, आराम, लेजी लाइफ को लेकर के है, उसके प्रति जो आपकी आसक्ति बन चुकी है उसी को लेकर के है, या आप स्वस्थ होकर के लंबा जीना चाहते हैं इसको लेकर के है। हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, लंबा जीऊं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ चाहने वाली चीज़ पैदा हो जाती है हमारे भीतर, और वह इस कम चाहने वाली चीज़ को समाप्त कर देती है। ज़्यादा क्या होती है? भोजन, खूब सारा भोजन करना है, तरह तरह के पकवान खाना ही नहीं है, उसको खाते रहना है, उससे हमारा मन भरता ही नहीं। और फिर आराम करना है, हमें इसको पचाना नहीं है। खाना, अगर आपको खाने का शौक़ है बहुत अच्छी बात है, रखिए, उसको जारी रखिए, लेकिन उससे पचाने का भी शौक़ रखिए। दौड़ लगाइए, जॉगिंग कीजिए, खूब वॉक कीजिए, एक्टिव रहिए। कहीं पर भी लिफ्ट है तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ सीढ़ियाँ आप चढ़ जाएं, उसके बाद में लिफ्ट का उपयोग करें। अगर आपको 7वें फ्लोर पे जाना है तो 3-4 फ्लोर तो सीढ़ियों से चढ़ जाए। ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को व्यायाम देने की। मुझे जब भी कभी मौका मिलता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं हूँ। तो फिर इसका परिणाम सामने है। हम अच्छे से ऊर्जा का लाभ लेकर के आप सभी के लिए योग सेवा में अपने जीवन को लगाए हुए हैं। तो आपको जब भी कभी मौका मिले शरीर को चलाइए, खूब चलाइए, और फिर आप स्वाद लीजिए। भारतीय व्यंजन, मालवा के व्यंजन खूब आनंद से लीजिए, सराफा बाजार के आनंद सब लीजिए, लेकिन खूब शरीर को चलाइए भी, एक्टिव रखिए।
तो हमारे ये जो मसल्स हैं ये बहुत बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, इनमें टाइटनेस नहीं होना चाहिए। हाँ, एकदम यहाँ पर लचीलापन हो। यदि पेट बाहर निकला हुआ है, उसे हमें जल्दी समाप्त करना है, तो मैं एक टिप भी आपको देना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक्टिव, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत एक्टिव हैं, इसके बावजूद भी ये लेयर समाप्त नहीं हो रही है। बहुत सरल सा है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जा कर के एक गर्म पानी की थैली जो होती है, एक रबड़ की थैली होती है, वह ले आएँ। उसमें रोज़ाना आप खूब गर्म पानी भर लें रात को, और आधे घंटे तक या 15 मिनट से आधे घंटे तक आप उसे इसके पर सिकाई करें। उससे आपके ये जो फैट सेल्स हैं ये लूज़ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और गलना धीरे धीरे आपके जो एक्सरसाइज हैं उसके बढ़ाने से वह सब गल के समाप्त भी हो जाते हैं। तो आपको यह सब टिप्स हैं, आप करते रहिए और अपने श्वास को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। अब हम खड़े होकर के कुछ एक्सरसाइजेस जो हमने एक्सरसाइज बनाए हैं, उसमें कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आपके लंग्स को एक्सपैंड करते हैं। जैसे कि ये वाला, हाथ को यहाँ सामने रखना है और श्वास लेते हुए इस प्रकार से हाथ को ऊपर और पीछे ले जाना है। श्वास लेते हुए आना है, श्वास लेते हुए जाना है, और अधिक और अधिक और अधिक, श्वास छोड़ते हुए आना है। अब इसमें हमारे क्लेविकुलर, इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल तीनों मसल्स का ऐसा पुल होना है, और इससे भी हमारा ये सब लचीलापन आता है। जितना लचीलापन आएगा उतना ज़्यादा हम श्वास ले पाएंगे, जितना लचीलापन आएगा उतना अच्छा स्वास्थ्य होगा उस मसल्स का, उसमें फ्लो अच्छे से जा पाएगा, कंजेशंस नहीं होंगे, नहीं होगा। तो आप अच्छे से देखिए और कीजिए भी। श्वास लेते हुए ये गए ऊपर और खूब खींचा। आपका जब तक प्रभाव आपके यहाँ लोअर एब्डोमेन में न दिख जाए, वापस आए। इसके बाद हमें ऐसे हाथ को पीछे ले जाना है और फिर हाथ को नीचे खींचना है, कंधे पीछे, गर्दन पीछे। देखिए इसे। अब देख रहे हैं यहाँ के सारे जो मसल्स है उन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आप अच्छे से देखिए, खूब खींच के कीजिए। श्वास लेते हुए खूब ज्यादा श्वास लीजिए। आराम भी देना है, श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए आना है। तो साथियों, यह हमारा 2 एक्सरसाइज हैं जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए है, लंग्स में ऊर्जा प्रदान करने के लिए है, और इन सारे मसल्स को स्वस्थ करने के लिए है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ आसन भी जो इस प्रक्रिया में हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा आसन, रोजाना किए जाने वाला आसन है हस्तपादासन। इसमें हम पैर को मिला के रखते हैं, ऐसे हाथ को रखते हैं। अब इसमें हमारा जो फोकस एरिया है वो आगे झुकने की बजाय पीछे हो जाएगा, पीछे जाने में हो जाएगा। हाँ, ये हम कितना पीछे जा सकते हैं। श्वास हुए गए और पीछे गए और पीछे गए। श्वास छोड़ते हुए आए। अब हमें सब कुछ संकुचित करना है, सारे मसल्स को। पेट को अंदर खींचना है, सीने को अंदर दबाना है, सबको अंदर दबाना है। फिर श्वास लेते हुए गए, पीछे जाने में ध्यान देना है।
श्वास छोड़ते हुए आए और आगे गए। श्वास लेते हुए ऊपर आए और पीछे से हाथ घुमाते हुए नीचे आए। श्वास लेते हुए जाना है पीछे, वहाँ जाकर के 1-2 सेकंड रुकना है। फिर श्वास छोड़ते हुए आना है नीचे, वहाँ जाकर 6 सेकंड रुकना है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। इस आसन को आप अपने साधना में जरूर रखिए कि ये तो करना ही करना है। ठीक है। अब अगला आसन हम बैठ करके करते हैं। यहाँ पर हमें आज पर्वतासन करना है और इसमें हम जो ट्रेडिशनल पर्वतासन है वही करेंगे, बस उसका करने बदल जाएगा। पिछले दिनों हमने पर्वतासन के अलग अलग प्रकार बताए थे जो अलग अलग शरीर के अंगों पर प्रभाव डालते हैं। अब इसमें हमें सिर्फ लंग्स पर फोकस करना है, अपने फेफड़ों पर फोकस करना है। तो हमें श्वास लेते हुए ऊपर जाना है। अब यदि इसको आप पद्मासन में कर पाए तो इसका लाभ 100% मिलता है, वरना थोड़ा कम मिलता है अर्ध पद्मासन में या सुखासन में। तो आपको प्रयास करना है कि आप पद्मासन लगा सकें, क्योंकि पद्मासन लगाने पर क्या होता है कि शरीर इतना स्थिर हो जाता है, यहाँ पर ये नीचे दबाता है, ये दोनों घुटने हमें ज़मीन की तरफ दबाते हैं। बाकी सभी आसनों में यह भी ऊपर उठ जाता है, तो हमें अच्छे से स्ट्रेच नहीं मिलता है। ऐसे खूब खींचना है, और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक। अब यहाँ पर हमें छोटी छोटी श्वास लेते रहना है। इसे स्टैटिक वे में करना है, मतलब हमें लंबे समय तक यहाँ रुकना है, 2 मिनट तक। शुरुआत इसकी 2 मिनट से कीजिए और फिर बढ़ाते रहिए, खींचिए। हर 5-10 सेकंड में शरीर को फिर और अधिक खींचिए। छोटी छोटी श्वास लेते रहिए, फिर और अधिक खींचिए। छोटी छोटी श्वास लेते रहिए, फिर और अधिक खींचिए। एक बार और ऊपर खींचिए। अब ये मैक्सिमम स्थिति है, और फिर श्वास छोड़ते हुए आ जाइए। आप अनुभव करेंगे शरीर के भीतर क्या सुंदर संचार ऊर्जा का, रक्त का या हमारे न्यूरॉन्स का, सब कुछ बढ़ जाता है। सारे मसल्स जो हमारे लंग्स के आसपास हैं वे सब स्वस्थ होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, सशक्त होते हैं। और इस प्रकार से हम योग कवच पहनाते हैं हमारे इस श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में आने वाले सारे अंगों को। खूब अच्छे से इसका अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए, जब तक कि एकदम आप अच्छे से देख न लें कि अब मैं पूरी तरह ऊर्जावान हो चुका हूँ। उसके बाद में आप इनमें से कुछ अभ्यास को नियमित रूप से जीवन में जारी रखें और बाकी समय अन्य अभ्यास को दीजिए। तो आपने अच्छे से सीख लिया होगा यह पर्वत आसन। अब हम एक जरूरी आसन करेंगे जिसका नाम है योग मुद्रा। आप इसको छोड़े नहीं, यह भी रोजाना किए जाने वाला आसन है। तो ये श्वास भरा और हमने लंग्स के इस हिस्से को संकुचित करना है। तो अब हम इधर जाकर के, एक तो नीचे जाना वाला होता है, अब हम सिर्फ ऐसे साइड से जाएंगे। इसमें कंधे थोड़े ऊपर हों इस प्रकार से, और अच्छे से दबाव मिले। श्वास लेते हुए आते हैं। जब इधर जाते हैं तो यहाँ के जो हमारा मसल्स हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, खिंचाव मिलता है। फिर ऐसे ही हमें दूसरी तरफ जाना है।
श्वास लेते हुए वापस आना है। और फिर श्वास जोर से भरिए और बीच में आइए। श्वास लेते हुए आइए वापस। तो यह योग मुद्रा भी करने से हमारे इन स्नायुओं पर, इन मसल्स पर प्रभाव पड़ता है जो श्वास लेने के लिए जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 आसन लेट करके, एक सीने के बल लेट करके और एक सीधे लेट करके, जो हमारे इस श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को और बेहतर बनाती है और स्वस्थ बनाती है इन सारे अंगों को। तो पहला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन एक ऐसा सुंदर सा आसन है जो हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए, प्रतिदिन किए जाने वाला आसन है। इसके अनेकों लाभ हैं, विशेष रूप से हमारे सीने के लिए, हमारे गले के लिए, हमारे चेहरे के लिए और इवन पाचन तंत्र के लिए भी, हमारे पेल्विक एरिया की डिसऑर्डर्स के लिए भी। इसमें हम ऐसे लेटते हैं, दोनों पैर मिला के रखते हैं, दोनों हाथ को ऐसे हमें सिर के नीचे का जो जगह है वहाँ पर रखना है, ये हो गया। और श्वास लेते हुए हाथ के सहारे शरीर को ऊपर ले जाना है और फिर चेहरे को ऊपर ले जाना है और ऊपर और ऊपर और ऊपर। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। 5 बार ये किया जाना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए आना है, श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए आना है, श्वास लेते हुए जाना है। और यह आखिरी बार कर रहे हैं, इसलिए जितना हो सके उतना ऊपर जाइए, हाथ को पीछे ले जाइए जिससे और ज्यादा खिंचाव मिले। श्वास छोड़ते हुए आना है। फिर थोड़ा सा विश्राम यहाँ देना है, 10-15 सेकेंड अगला आसन करने से पहले। अपने आप से प्रेम करना है, अपने शरीर से प्रेम करना है, अपने लंग से, फेफड़ों से प्रेम करना है, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसका हम केयर करते हैं। अगर आप देख पाते हैं कि आपके शरीर में इतने डिसीज़ या डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इसका मतलब आपका जो प्रेम है वो डाइवर्ट हो गया है, स्वयं से हट करके बाहर चला गया है, वस्तुओं में, दूसरे व्यक्तियों में या भोजन में। तो आपको सबसे पहला प्रेम जो करना है वो अपने शरीर से करना है, अपने आप से करना है, अपने मन से करना है। इस भाव से नहीं कि हम ऑब्सेस्ड हो जाएं, मैं करके आईनेस लेके आए, इस भाव से कि ईश्वर का यह उपहार हमें मिला है, इतना सुंदर यंत्र मिला है और मुझे इस यंत्र का खूब अच्छे से केयर करना है, इस यंत्र का बहुत ख्याल रखते हुए इससे बेहतर से बेहतर उपयोग करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही हो कि शरीर जितना स्वस्थ रहेगा मैं उतना अच्छा जीवन जी पाऊंगी, उतना अच्छा जीवन जी पाऊंगा और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा हम कुछ ऐसा भी काम करें जो लोकहित के हों, जनहित के हों, परमार्थ के लिए हों। देखिए अगला जो आसन है, जो मैं पिछले दिनों भी बताता आया हूँ, बहुत ही ज़रूरी रोज़ाना किए जाने वाला आसन और हर व्यक्ति कर सके, इतना सरल, अत्यंत सरल आसन और अत्यंत प्रभावकारी। हमारे आज का जो एरिया है, फोकस एरिया है, वो लंग्स है, तो इन फेफड़ों के लिए तो ये बहुत ही लाभकारी आसन है जिसे हम यष्टिक आसन कहते हैं। अब देखिए इसमें पैर
हमारे मिले हुए होते हैं, पंजे ऊपर की ओर होते हैं। शुरुआत में हाथ नीचे ऐसे रखा और श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लेके गए और पैर को नीचे खींचा, पंजे नीचे हाथ ऊपर। अब इसे थोड़ा विशेष प्रकार से करना है कि हम यहाँ रुके और थोड़ी देर के बाद में श्वास लेना शुरू कर दें और ऊपर खींचे हाथ को, पैर को नीचे। मैं यहाँ अभी छोटी छोटी श्वास ले रहा हूँ और फिर खींचना है और अधिक। खींचे रहना है, खींचे रहना है, खींचे रहना है। फिर प्रयास करना है कि और अधिक खींच सकते हैं क्या। और प्रयास कीजिए और खींचने का। इसमें कोई थकान नहीं हो सकती है, कोई दर्द नहीं होता है। और खींचिए। कोई इसके साइड के कोई डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। एक बार और अच्छे से खींचिए, आखिरी बार, और आ जाइए वापस। तो यह हुआ यष्टिकासन का वह वेरिएशन जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे फेफड़ों की क्षमताओं को बढ़ाता है। और अब थोड़ा सा शवासन कर लें और फिर इसके बाद मैं और भी कुछ प्रक्रियाएं आपके इसके लंग्स के मैनेजमेंट के लिए बताऊंगा। जितनी अच्छी श्वास उतना अच्छा जीवन। इस लाइन को मन में दोहराते रहिए। जितनी अच्छी श्वास उतना अच्छा जीवन। जितनी अच्छी श्वास उतना लंबा जीवन। जितनी अच्छी श्वास उतना निरोगी जीवन। जितनी अच्छी श्वास उतना ऊर्जावान शरीर। जितना संतुलित श्वास उतना संतुलित मन। धीरे से करवट में होकर के उठना है और यहाँ पर हमें अब बैठ करके कुछ करना है। सबसे पहले तो मैं आपको करवाना चाहूँगा कपालभाति, क्योंकि यह हमें प्रभाव डालता है। ये जो मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ नासिका के ऊपर जो वॉल्व हैं उन पर, तो आपको पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में बैठना चाहिए या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। चलिए आज वज्रासन में बैठ के करते हैं। तो आपको अगर यहाँ कोई तकलीफ़ होती है तो नीचे कुछ आप चादर खड़ी करके लगा लें अपने पंजों के नीचे, या कुशन लगा लें, तकिया लगा लें। और इस वज्रासन में बैठने के का एक और महत्व है कि जब हम किसी और आसन में बैठ करके कहते हैं कि मेरुदंड सीधा रखिए, तो वह एक काम हो जाता है, स्वतः ही वो नीचे धीरे धीरे आने लग जाता है। लेकिन वज्रासन में मुझे आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि मेरुदंड को सीधा रखिए। आप कंफर्टेबल तभी फील करते हैं जब आपका ये स्पाइन, मेरुदंड एकदम सीधा हो। इसमें ऐसे अगर आप बैठेंगे तो आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और अगर हमें कोई भी क्रिया करना है, कोई भी आसन करना है, कोई भी प्राणायाम करना है, तो मेरुदंड का सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करना है तो मेरुदंड का सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत लॉजिकल रीजंस हैं जो कभी हम बात करेंगे। फिलहाल कपालभाति के लिए आपको लंबी श्वास, लेकिन बहुत छोटे समय में श्वास भर के लेना है और जल्दी से लेना है और फिर जोर से छोड़ना है। बस यहीं पर ध्यान हो कि यहाँ पर आपने जोर से श्वास दिया और छोड़ा।
श्वास लेने पर भी हमारा ध्यान हो, छोड़ने पर भी ध्यान हो, और इसे बढ़ाते जाना है। आप देखेंगे 20 बार करने के बाद में आपको रुकना है और यह अनुभव करना है कि कैसी श्वास पहले थी, कैसी श्वास अब है। सारा कंजेशन अलग हो जाता है, इस श्वास की नली एक्सपैंड होती है, भीतर की जो भी नली है यहाँ से लेकर मुख तक की वह सब एक्सपैंड होती है, और अगर वहाँ कोई कंजेशन है, कुछ भी है, तो वह दीवार से हट करके बाहर आ जाता है। बीस बार ऐसा किया और अब थोड़ा सा आराम दीजिए। खूब अच्छे से घर्षण होना चाहिए हमारे नाक में, और लिमिटेशन के साथ में इसे करना चाहिए। 20 बार के 4 राउंड, 80 बार, बस बहुत हो गया। इससे ज़्यादा मैं नहीं सजेस्ट करता कि करना चाहिए, और उसके पीछे मेरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आपको कपालभाति खूब अच्छे से करें, वह ज़्यादा ज़रूरी है, न कि संख्या में जाएं। संख्या में अगर आप जाएंगे तो कपालभाति नहीं होगा, वो सिर्फ एक जल्दी जल्दी श्वास लेने की एक प्रक्रिया हो जाएगी, ऊर्जा को भस्म करने की, समाप्त करने की प्रक्रिया हो जाएगी। अच्छे से तो ये सिर्फ कुछ ही संख्या में हो सकता है। देख रहे हैं आप कितना जोर से श्वास लिया जा रहा है, जोर से श्वास छोड़ा जा रहा है। अगर इस संख्या को मैं बढ़ाऊंगा तो अपने आप मेरे मसल्स वीक होंगे। जी हाँ, आपको यह ध्यान रखना है कि आप कम संख्या में बेहतर से बेहतर तरीके से इसे करें। देखिए, साथ में कीजिए। थक जाता है, यह हमारी नासिका के बॉल्स, मसल्स, इन्हें विश्राम देना है। तो इस प्रकार से आप इस कपालभाति के 20 बार के 4 आवर्तन करें और देखें आपका असर इसका इतना बढ़िया रहता है। कई घंटों तक आपकी नाक खुली हुई रहती है, आप बेहतर श्वास लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है आप इतने ऊर्जावान क्यों हैं। आपको खूब काम करने का मन कर रहा है, खूब सारे लोगों से पॉजिटिवली आप मिलते हैं, पॉजिटिवली आप काम करते हैं, सोच होती है आपकी, कहीं पर भी आप नेगेटिव नहीं होते हैं। नेगेटिविटी तभी आती है जब शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए या टॉक्सिन्स बहुत बढ़ जाएं, अंदर अशुद्धियां आ जाएं। जब अशुद्ध तन और मन हो जाता है तो नेगेटिविटी आती है, शुद्ध तन मन आ जाता है तो पॉजिटिविटी आती है, सब कुछ सकारात्मक होता जाता है। तो आपको अपने जीवन में हर आयाम पर सकारात्मक बनना है। जितने भी प्रकार के ये सब मैंने बताए हैं, इसे आप अपने जीवन में अपनाइए और इसे अपना स्वभाव बना लीजिए, अपनी आदत बना लीजिए। इसके अलावा आपको करना चाहिए जलनेति, कपाल रंध्र धोती, कर्ण रंध्र धोती। तो इसके लिए कभी आप आइए हमारे पास में, हम करके सिखाएं, आपको दिखाएं कैसे किया जाता है। मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन बेहतर यह होगा कि आप यह किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में ही इसे सीखें और फिर करें। यदि आप सीख चुके हैं तो रोज़ाना इसे करें। ऐसे अंजलि में कुनकुना पानी हम रखते हैं, नमकीन पानी, नमक डला हुआ पानी, नमक का स्वाद अपने आश्रय के स्वाद जैसा हो, और एक नाक बंद करके ऐसे खींचते हैं, पूरा पानी मुंह में आ जाता है, उसे बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही दोबारा दूसरी नाक से करते हैं और पानी बाहर निकल जाता है। फिर हमें
इसे क्लीन करना होता है। तो एक नाक बंद करके 5 बार श्वास छोड़ना होता है, फिर दूसरी नाक, फिर दोनों नाक, ऐसे करके हम पूरा पानी बाहर निकाल देते हैं। फिर झुक जाते हैं, शरीर को पूरा झुका देते हैं और थोड़ी देर 10 सेकंड रुकते हैं। तो अगर कोई नाक में पानी इधर उधर रह भी गया है तो वह भी बाहर आ जाए। फिर कपाल रंध्र धोती करते हैं। ऐसे हम अपने सिर को देते हैं मसाज, फिर आंखों के आसपास, बाद में कान के आसपास और फिर पूरे चेहरे को। इससे आपके चेहरे के मसल्स भी प्रभावित होते हैं। प्लस ये जो मैं इसको चेहरे के लिए नहीं करवा रहा हूँ, ये हमारे साइनस जो एरिया है उस पर गर्मी पहुँचे इसके लिए करवा रहा हूँ। प्रभाव चेहरे पर भी पड़ता है। तो यह हुआ हमारा कपाल रंध्र धोती। और इसके बाद में कर्ण रंध्र धोती भी ऐसे उंगलियों को अंदर डालना होता है और इसे ऐसे घुमाना होता है, खूब अंदर डाल करके घुमाना होता है। तो ये हमारा ENT मैनेजमेंट हो जाता है, जो हमारी श्वास की प्रक्रिया में बहुत जवाबदारी के साथ में जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करती है। आशा करता हूँ आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक इसे देखा होगा, सीखा होगा और अपने जीवन में इसे लाएंगे, अभ्यास करेंगे और योग कवच प्राप्त करेंगे। कभी भी आप बीमार ना हो, कभी भी आपके भीतर कोई भी डिसऑर्डर्स नहीं हो, सब कुछ हार्मोनाइज्ड वे में चलता रहे और आप इस संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके, आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करके, पूर्ण संतोष के साथ में अगली यात्रा के लिए आगे बढ़ें। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। नई दुनिया की सेहतशाला में जुड़े रहने के लिए आपका आभार।